नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज मैं फिर से एक नई प्रेम कहानी लेकर के हाजिर हूँ जिसका नाम है नखरीली। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। घर में उसकी हैसियत एक नौकर से ज़्यादा की नहीं थी, जैसे वो सिर्फ घर के काम करने के लिए ही थी। पूरे घर का काम करके झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना और सबके कपड़े धुलना बस उसी की जिम्मेदारी थी। सब काम खत्म करके जब वह खाने बैठती तो अकेले उसके गले से निवाला भी ना जाता। मन करता तो खाती, ना मन होता तो नहीं, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि खाया क्यों नहीं। ना पढ़ने का समय, ना अपने लिए समय, सिर्फ और सिर्फ घर वालों के लिए उसने अपना जीवन जैसे समर्पित कर दिया था। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस बदनसीब लड़की की जिसके माँ का साया उसके सर से कई साल पहले उठ गया था। उसका नाम नीलम था। गोरा रंग, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी काली काली आंखें और काले घने बाल जो उसके घुटनों तक आते थे। नीलम की एक छोटी बहन थी जिसका नाम दिया था। वह नीलम से 4 साल छोटी थी। एक भाई था जो बड़ा था, उसकी शादी हो गई थी। आज भी सब काम खत्म करने के बाद वह खाने ही बैठी थी। दिया को उसने पहले ही खिला दिया था। तभी उसकी भाभी ने जोर से आवाज लगाई, नीलम जरा इधर आना। आई भाभी बोल करके नीलम भाभी के कमरे में पहुंच गई। नीलम, तुम्हारे भैया के सिर में दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम कर दो, भाभी ने कहा। अभी करती हूँ भाभी। और नीलम ने अपने परोसे खाने को ढक दिया और हाथ धो करके तेल गरम करने लगी। उसने तेल गरम करके उसे भाभी को दिया और फिर जैसे ही वापस जाने लगी उसकी भाभी फिर बोली, नीलम थोड़े से मेरे पैरों में भी तेल लगा दो, पता नहीं क्यों आज बहुत दर्द कर रहा है और तुम लगाती हो तो मिट जाता है, भाभी ने कहा। जी भाभी। और नीलम अपने भाभी के पैरों को भी दबाने लगी। आधे घंटे दबाने के बाद भाभी सो गई और जिसके नाम पर तेल गरम करवाया था वह तो पहले ही सो रहे थे। नीलम सब समझती थी, वह बेवकूफ़ नहीं थी, लेकिन क्या कर सकती थी। एक भैया ही तो थे जिनका सहारा है। उसने चुपचाप उठ करके बचा हुआ तेल अपने भैया के सिर पर रख दिया और चली गई। अब उसकी भूख मर चुकी थी और बिना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गई। उसने दिया को कंबल उढ़ाया और उसके गाल पर एक किस करके उसी के बगल में सो गई और जाने कब तक सोती हुई दिया के सर पर हल्की हल्की थपकी देती रही। अनायास ही उसके आंखों से हल्की हल्की बरसात होने लगी। उसे वो दिन याद आ रहा था जब माँ की तबीयत खराब थी। उन्होंने लरजती आंखों और कांपते ओठों से नीलम को अपने पास बुलाया। नीलम, अब दिया को तुम्हें ही देखना है बेटे, उसकी माँ बन करके, क्योंकि अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी नीलम बहुत समझदार है, इसलिए दिया को तुम्हारे भरोसे छोड़ करके जा रही हूँ। तुम उसका ध्यान रखना मेरे बच्चे। वो तुम्हारे जितना समझदार नहीं है, गुस्से वाली है, इसी वजह से जो उसके मन में होता है बोल देती है, माँ ने रोते हुए कहा। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत करिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नीलम की आंखों में आंसू थे। नहीं नीलम, अब मेरा जाने का समय हो गया है। एक इच्छा थी कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। मुझे माफ़ कर देना बेटे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी प्यारी बेटी को बहुत ही सुंदर परिवार और बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा। माँ ने नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। मुझे माफ़ कर देना बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। वैसे तो तुम्हारे भाई अमित हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कभी भी अपने नाना जी से कह देना, माँ ने कहा। माँ, आप ज़्यादा बातें मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नीलम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ करके कहा।
नीलम यहाँ आओ मेरे पास। माँ ने हल्के आवाज से नीलम को अपने पास बुलाया। जी माँ बोलिए। नीलम थोड़ा पास आ गई। बेटे और कुछ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कंगन जो तुम्हारे पापा जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था, ये ले लो तुम। माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप ऐसा क्यों सोचते हो? नीलम ने कहा। नहीं मेरी बच्ची, मुझे मालूम है मैं अब नहीं बच पाऊंगी, तो मेरी तरफ से यह तुम्हारी शादी का तोहफा है। इसे पहन लेना अपने शादी वाले दिन, मेरा आशीर्वाद समझ करके। उन्होंने नीलम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके माथे पर चुंबन किया। थोड़ी ही देर बाद उनके सांसों की डोर टूट गई और उनके सांसों के साथ ही साथ नीलम और दिया के सुख की डोर भी टूट गई। नीलम और दिया का रो रो करके बुरा हाल था। वही तो थी जो उन दोनों को सहारा थी, क्योंकि उनके पिता तो पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे और माँ ही ने दोनों को माँ बाप का प्यार दिया था। थोड़े दिन तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर अमित भैया भी अपने बीवी बच्चों में ऐसे रमे कि नीलम को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर संभालना पड़ा, क्योंकि भाभी को नीलम और दिया के हिस्से का खाना बनाना भारी पड़ रहा था। नीलम पढ़ने में बहुत तेज थी और 12वीं की टॉपर रही अपने ज़िले में। इसी वजह से उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था, लेकिन बस 2 साल ही वह पढ़ पाई और उसका फाइनल बीच में ही छोड़ना पड़ा। उस दिन वह भी जी भर करके रोई। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जिस दिन उसने टॉप किया था घर घर जा करके उन्होंने सबको बताया था और कितनी खुश थी। उन्होंने उसी दिन कह दिया था मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी और आईएएस बनाऊंगी, लेकिन समय पर किसका बस चलता है। नीलम घर के कामों में ऐसी फंसी कि पढ़ना लिखना सब भूल गई। हालांकि आज भी उसके दिल के किसी कोने में पढ़ने की ललक थी, लेकिन शायद अब वो ललक जीवन भर उसके दिल में ही रह जाए। दिया भी पढ़ने में बहुत तेज थी। उसके हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए थे। इसी वजह से नीलम का सपना था कि वह खूब पढ़े और डॉक्टर बने। दिया जितनी पढ़ने में तेज थी उतनी स्मार्ट और तेज भी थी, और किसी भी बात को तुरंत जवाब, किसी भी गलत बात का विरोध करना उसे खूब आता था। दोनों बहनों में प्यार तो खूब था, लेकिन स्वभाव एक नदी के दो किनारे। नीलम चंद्रमा की तरह शांत और शीतल, तो दिया सूरज की तरह गर्म और आग का गोला थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दिया को अपनी दीदी को इस तरह से दिन भर काम करना और अपनी भाभी को पूरे दिन आराम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह नीलम को समझाती, लेकिन नीलम सब हंस करके टाल देती और नीलम के इस तरह व्यवहार पर दिया गुस्से से लाल पीली हो जाती। वह नीलम को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपनी भाभी पर बरस पड़ती और इसी वजह से दिया और उनकी भाभी में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। अभी कल ही की तो बात थी। नीलम ने सबके लिए पराठे बनाए, सब ने खा लिए और नीलम खाने बैठी तभी भाभी कहीं से टपक पड़ी और बोली, नीलम भैया के लिए आलू के पराठे रख देना, वो आते ही मांगेंगे, उन्हें बहुत पसंद हैं आलू के पराठे। और नीलम ने अपने थाली में परोसे हुए पराठे को वापस रखने लगी। ये क्या दीदी, आप वापस क्यों रख रही हैं? आप खाओ पहले, दिया ने कहा। मुझे भूख नहीं है दिया, नीलम ने कहा। भूख कैसे नहीं है? सुबह से लेकर के अब तक काम कर रही हो, ऐसे कैसे भूख नहीं है? मुझे पता है आप भैया के लिए वो पराठे रख रही हो ना, दिया ने कहा। नहीं दिया, मन नहीं है खाने का, वो मुझे थोड़ा एसिडिटी लग रही है, नीलम ने झूठ बोला। दीदी मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई एसिडिटी नहीं है। अगर भाभी को भैया का इतना ही ख्याल है तो उठ करके वो बना करके ले आए। कमरे में लेटे लेटे कुछ कर रही हैं क्या? या फिर जब आप बना रही थी तब बोल देती तो थोड़े ज्यादा बना लो। अब आप खाने बैठी तो भैया की याद आ गई। दिया का पारा 7वें आसमान पर था। अब छोड़ ना दिया, मैं रोटी खा लूंगी, नीलम ने कहा। क्यों खाएंगी आप रोटी, और वो भी कल रात की बासी? कोई नौकरानी थोड़े ना हो दीदी आप। अरे जाने दे दिया, अभी खाम खा फेंका जाएगा और यह अन्न का अपमान है।
इसलिए उसे खा लेती हूँ। मुझे तो याद ही नहीं था। अच्छा हुआ भाभी ने याद दिला दिया। नीलम ने टालने वाले अंदाज से मुस्कुरा करके कहा। कब तक दीदी, कब तक आप झूठ बोलते रहोगे खुद से और मुझसे? और हाँ, एक बात मुझसे तो कोशिश भी मत किया करो, क्योंकि मैं आपके रंग रंग से वाकिफ़ हूँ। इसलिए ये सारे बहाने उनको बताना जो आपको जानता ना हो। आप नौकरानी नहीं हो इस घर की, और ना आपने ठेका ले रखा है बचा खुचा खाने का। क्यों खाओगी आप बासी रोटी? इसे रखो और ये पराठे खाओ, जिसका मन करेगा खाएगा ये, लेकिन आप नहीं, दिया ने गुस्से से कहा। नीलम के सामने और कोई चारा नहीं बचा था। उसने पराठे खा लिए और फिर जो महाभारत हुआ घर में कि क्या कहना। एक तरफ दिया और दूसरी तरफ भाभी। ना दिया ने कुछ नहीं छोड़ा और ना ही भाभी ने। नीलम बेचारी दोनों को चुप करवाते ही रह गई। जब रात में अमित घर आया तो भाभी मुंह फुला करके बैठी थी। क्या हुआ कुमकुम, इतना उदास क्यों हो? अमित ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए अब मेरा यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, भाभी ने कहा। अमित चौंक गया और बोला, क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या? मुझसे क्यों पूछते हो? जा करके अपनी दोनों महारानियों से पूछो। एक तो पूरे दिन उन दोनों की जू हुजूरी करो और ऊपर से उनकी बातें भी सुनो। अब मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, मेरे बस की बात नहीं है अब उन दोनों को संभालना। या तो उन दोनों की व्यवस्था करो, नहीं तो मुझे मायके छोड़ दो। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, कुमकुम सुबकते हुए बोली। अच्छा, पहले रोना बंद करो। और हुआ क्या है, कुछ तो मुझे बताओगी? अमित खींच करके बोला। कुमकुम भाभी ने सुबक सुबक करके बताना शुरू किया। मैंने नीलम से कहा था कि दीदी अपने भैया के लिए आलू के पराठे रख देना, उन्हें पसंद है, लेकिन वह सब खा गई। खा गई तो खा गई, खाने वाली चीज थी। लेकिन मैंने जब पूछा कि नीलम रखा कि नहीं, तो कहने लगी तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? और दिया ने मुझे क्या क्या सुनाया। क्या मुझे यही सब सुनने के लिए लाए थे? शादी करके जो जिसका मन करे मुझे बोल दे। कोई मेरी जब बैलू ही नहीं है इस घर में, तब मेरा यहाँ रह करके क्या काम? कुमकुम सुबकते हुए बोली। और विचित्र बात यह है कि धुआंधार आंसू भी बहा रही थी। माँ जी के जाने के बाद अपनी छोटी बहन की तरह पाला और रखा, लेकिन मुझे मेरे कामों की यह सजा मिल रही है। दिया कह रही थी कि बैठे बैठे खाती हो, करती क्या हो? बिना किए ही सारा काम हो जाता है क्या? एक तो दिन भर नौकरानियों की तरह काम करो और फिर इन दोनों की बातें भी सुनो। मुझसे नहीं सहा जाता अब ये सब। मेरी किस्मत खराब थी कि इस घर में शादी हो गई। मेरे मायके में मुझे किसी चीज को हाथ नहीं लगाना पड़ता था, राजकुमारी की तरह रहते थे, लेकिन मेरी किस्मत फूटी तो जो इस घर में आ गई। कुमकुम भाभी नमक मिर्च लगा करके भैया के सामने खूब आंसू बहा करके बता रही थी। और कौन ऐसा है जो औरत के आंसू देख करके नहीं पिघल जाता? अमित को भी लगा कि मेरी बीबी से सच्ची कोई नहीं है। आखिर वह भी तो इस दुनिया का पुरुष ही था, जिसको आजकल की औरतें अपने उंगलियों के इशारों पर नचाती हैं। वो कैसे ना पिघलता? उसने गुस्से से कहा, तुम रो मत, अभी बताता हूँ उनकी हिम्मत कैसे हुई तुमको यह सब बोलने की। और गुस्से में चिल्लाया, नीलम, दिया, जल्दी से आओ इधर। अमित की आवाज सुन करके दिया ने कहा, लो आ गए भैया, और भर दिया महारानी ने अच्छे से उन्हें। अब चलो दिया, मैं बात करूंगी, तुम चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर वो हमारी भाभी भैया हैं, अगर दो बात बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके सिवा हमारा है ही कौन? तुम कुछ मत बोलना प्लीज मेरे लिए, नीलम ने हाथ जोड़ करके कहा। प्लीज दीदी, हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, चाहे मुझे कितना भी कुछ बोल ले भैया। लेकिन अगर भाभी ने बिना किसी वजह से आपको बीच में खींचा तो मैं ना रहने वाली चुप। फिर जो होगा देखा जाएगा। दिया, उनको भी कुछ मत बोलना, मेरी बात मानना बहन। तभी फिर से भैया की आवाज गूंजी। नीलम और दिया भैया के कमरे में जाने के लिए लपकी। दोनों भैया के सामने पहुंचे और नीलम बोली, जी भैया, तुम दोनों ने क्या बोला है अपनी भाभी को?
भैया ने गुर्रा करके पूछा। भैया हमने नहीं, भाभी ने हमें बोला है, और इतना कुछ बोला कि हम आपको बता नहीं सकते। दिया बीच में टपक पड़ी। ऐसा क्या कह दिया? आखिर वो तुम्हारी भाभी है, बड़ी है तुम दोनों को, उनका थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। दिन भर तुम दोनों के लिए कितना काम करना पड़ता है, उसे थोड़ा सा तो एहसान मानो, अमित ने कहा। नीलम और दिया दोनों चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। लेकिन नहीं, तुम दोनों को सिवाय उससे लड़ने के, उसकी कमी निकालने के कुछ सूझता ही नहीं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने कि तुम दोनों बोल रही थी, बैठे बैठे खाती हो? क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि तुम दोनों से कोई काम बोल दे? और दिया, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। भैया इसको मैंने खूब डांटा इसके लिए, आप मत बोलिए। अब ये कुछ नहीं करेंगी और ना कुछ कहेंगी। असल में इसको आजकल बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए ये आजकल टेंशन में रहती है। नीलम ने बात को संभाला। तो पढ़ लिख करके कौन सा नौकरी मिल जानी है? इससे अच्छा है कि घर का काम सीखे, नहीं तो शादी विवाह में भी दिक्कत आएगी और ससुराल में भी जा करके हमारी नाक कटवाएगी। वैसे भी जुबान कन्नी की तरह चलती है। कुमकुम भाभी ऐंठ करके बोली। भाभी इसको पढ़ने दो, अभी तो इसका इंटर भी नहीं पूरा हुआ है, और मैं बाद में सब सिखा दूंगी, नीलम ने कहा। कोई पापा जी और मम्मी जी हवेली लिख करके नहीं गए थे हमारे नाम? इतनी महंगाई में खाने का ही इंतजाम मुश्किल से होता है, ऊपर से पढ़ाने का खर्चा अलग से कहाँ से करें? अकेले तुम्हारे भैया, तुम्हें तो सिर्फ जुबान चलाना है। जिसको कमाना पड़ता है उससे पूछो कितना मेहनत लगता है। भाभी ने अब दिया के सहने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह फट पड़ी। तो जो आप 15 दिन से ब्यूटी पार्लर और महीने में नई साड़ी चाहिए होती है, उस पर भी जरा ध्यान दे दो। अगर भैया के मेहनत का इतना ही ख्याल है तो फिर जब आपके मायके वाले आ जाते हैं तो उन्हें घुमाने के लिए, उनके लिए खरीदारी करने के लिए चले जाते हो, तो पैसे नहीं लगते हैं क्या? तब आपको भैया की मेहनत नहीं दिखती है? और फिर अमित की तरफ देख करके बोली, ऐसा क्या कर दिया दीदी ने जो आप इतना बोल रहे हो भैया? अगर इन्हें आपकी इतनी ही चिंता थी तो तब बोल देती जब दीदी बना रही थी। सुबह से दोपहर तक दीदी ने काम किया, खाना बनाया, बर्तन धुला, कपड़े धुले। ये तब तो एक काम करने नहीं आई, अपने कमरे में आराम कर रही थी। और जब खाने बैठी तब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और दीदी कल रात की बासी रोटी खा रही थी, तो मैंने कहा कि दीदी पराठे खा लो। दीदी खा भी नहीं रही थी, मैंने ही जबरदस्ती खिलाया। आप भाभी को नहीं बोलोगे, बस हमें ही सुनाएंगे। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो ले आए 2 पुड़िया जहर, और एक हमें दे दीजिए और एक दीदी को, हम घोल करके पी लेंगे और कहानी खत्म। इन्हें तसल्ली मिल जाएगी, फिर आप दोनों जैसे मन करे रहना। दिया के आंखों में आंसू आ गए और दुख और तकलीफ की वजह से वह रोने लगी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि भैया ने डांटा, सबके भैया डांटते हैं। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि भाभी के कहने पर बिना उसकी बात सुने डांटा। दिया चुप हो जा, भैया से ऐसे कैसे बोल रही है? नीलम ने कहा। मुझे माफ़ करना दीदी, लेकिन भैया को शायद अब अपने इन बहनों की ज़रूरत नहीं रह गई, और उनको अब हमारे खाने और कपड़े भी भारी लगने लगे हैं। जल्द ही मैं इनका भी इंतजाम कर लूंगी, जिससे पहले हमारी लाडली भाभी को सुकून मिले। और दिया पैर पटकती हुई चली गई। नीलम ने कहा, भाभी मैं दिया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो अभी बच्ची है, उसे अभी समझ कम है। मैं उसे समझा दूंगी, आगे से वह ऐसे नहीं बोलेगी। और अगर मुझसे या दिया से कोई गलती हुई है तो हम दोनों को माफ़ कर देना भाभी। और भैया आप भी हमें माफ़ कर देना, जैसे भी हैं हम आपके बहनें हैं। कहते हुए नीलम का गला भर आया और आंखें डबडबा गई। वह यह बोल करके जल्दी से पलटी और उसके पलटते ही आंखों ने आंसुओं को अब और समेटने से मना कर दिया, और आंसू छलक करके गालों को गीला करने लगे। नीलम के जाते ही भाभी बोली, देखा कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है? मैं कह रही हूँ कि इनका कुछ उपाय करो, नहीं तो मामला हाथ से निकल जाएगा। और इतने देर से एकदम गुमसुम उदास सा खड़ा अमित
कुमकुम भाभी की यह बात सुनकर के चीख पड़ा, तुम चुप रहोगी जरा? सगी बहनें हैं ओ मेरी, हम सब एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, एक साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। क्या करूं, बोलो सच में जहर ला करके दे दूं क्या? और तुम कौन सी कम हो, तुम्हारी जुबान कौन सी बंद रहती है? अगर वो खाने बैठी थी तो क्या जरूरत थी टोकरे की? खा लेने देती, नहीं था तो क्या मैं मर जाता? अमित गुस्से से चीख रहा था और कुमकुम उसे इतने गुस्से से देख करके सहम गई। सच में अमित को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था उसने। उसने इस समय में ना बोलने में ही अपनी भलाई समझी। नीलम जैसे ही कमरे में पहुंची तो देखा कि दिया औंधे मुंह बेड पर लेटी है और सुबक सुबक करके रो रही थी। नीलम ने जा करके उसके सर पर हाथ फेरा। दिया पलटी और नीलम के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगी। नीलम उसके सर पर अपना हाथ फेर रही थी। उसके भी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। दीदी, क्या हम लोग इतने बुरे हो गए हैं? क्या अब हम लोगों का पेट भी भरने में भैया भाभी असमर्थ हो गए हैं? अरे कोई घर में मेड भी रखता है तब भी उसे 2 जून के खाना और 5-7 हज़ार रुपये महीना दे देता है, और आप तो पूरा दिन काम करती हो घर में, फिर भी ऐसी बातें और ऐसी उलाहना। हमारी क्या गलती थी बताइए? क्या हम दोनों नौकरानी से भी गए गुजरे हैं? आखिर में यह भी तो हमारा घर है, हमारे मम्मी पापा का बनाया हुआ। दिया लगातार रोते जा रही थी और बोले जा रही थी। नीलम ने कहा कि चुप हो जा दिया, एकदम चुप हो जा, रो मत बिल्कुल। और अपने हाथों से दिया के आंसू पोंछने लगी। बिल्कुल भी रोना नहीं, ऐसे कैसे कोई हमें निकाल देगा? मैं हूं ना, तू घबराती क्यों है? और जैसे भी है, भैया भैया की बातों को बुरा क्या मानना। नीलम ने दिया को समझाया, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे दिया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बस मैं सब संभाल लूँगी। नहीं दीदी, बहुत संभाल चुकी हैं आप, और बहुत सह लिया, अब और नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है। दिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब ना मैं रोऊंगी और ना ही आपको रोने दूंगी। और रही बात कमाने की तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। दिया दृढ़ निश्चय से बोली, तू क्या करेगी? नौकरी करने जाएगी क्या? नीलम सहम करके बोली, नहीं दीदी, मुझे भी अपने घर की इज्जत का पूरा ख्याल है। मैं नौकरी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सोच लिया है कि अब हमें पैसे भी मिलेंगे और हमारी इज्जत भी बची रहेगी, और महारानी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। भाभी मेरी पढ़ाई छुड़ाना चाहती हैं ना, अब देखती हूँ कैसे पढ़ाई छुड़ाती हैं। दिया ने जवाब दिया, लेकिन तू करेगी क्या, ये तो बता? नीलम ने दोबारा पूछा। मैं कल से घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। पड़ोस की शर्मा जी अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए कब से जिद कर रही थी। मैंने ही मना कर दिया था, लेकिन कल ही जा कर के उन्हें हाँ बोल दूंगी। इसके अलावा मोहल्ले के ही और घरों में बात कर लूंगी। वो सब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं दूर। अगर उन्हें पास में ही कोई पढ़ाने वाला मिल जाएगा तो वे ज़रूर अपने बच्चों को भेज देंगे। दिया ने कहा, पागल हो गई है क्या? और तेरी पढ़ाई तू कब पढ़ेगी? नीलम ने आंखें तरेरी। मैं पढ़ लूँगी, रात में 2 घंटे ज़्यादा जाग लूँगी, जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दिया ने कहा, नहीं, तुझे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर ठीक से सोएगी नहीं तो माइंड की शार्पनेस ख़राब हो जाएगी और दिमाग पर असर होगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तेरे दिमाग पर कोई असर पड़े, क्योंकि तुझे डॉक्टर बनते देखना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। दिया, और ये सपना मेरा ही नहीं मम्मी का भी है, इसलिए जैसे चल रहा है चलने दे, हमारे बड़े हैं वो, हमें उनकी बातों का क्या बुरा मानना। नीलम ने समझाया, लेकिन जो समझ जाए वो दिया कहाँ, उसने तो धुन पकड़ ली थी कि अब तो पढ़ाना है और अपने दम पर पढ़ना है, तो फिर उसके आगे किसकी चलनी है। बहुत देर तक दोनों बहनों में बहस होती रही। आखिर में नीलम बोली, ओके फाइन, तू यही चाहती है ना कि तुझे भैया से पैसे ना मांगने पड़े अपने पढ़ने के लिए, और इसलिए तू कोचिंग क्लास खोलना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं तुझे परमिशन देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे अब और ताने नहीं सुनना है उनके। बताइए क्या करना है?
मुझे दिया ने कहा। तुझे कुछ नहीं करना है, तू जैसे पढ़ रही है पढ़, अगर कोचिंग क्लास खोलनी है तो मैं खोलती हूँ, मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को, वैसे भी सारा काम खत्म करके क्या करती हूँ, खाली ही बैठी रहती हूँ, नीलम ने कहा। लेकिन दीदी आप कैसे? मैं करती हूँ ना, आप वैसे ही पूरा दिन महारानी के गुलामी करते करते थक जाती हो, दिया मिमियाई। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुझे अपनी पढ़ाई करनी है जैसे कर रही है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ही पढ़ाऊंगी, इसमें मुझे बिल्कुल बहस नहीं चाहिए। इट इज़ फाइन, नीलम ने घोषणा किया। दिया के सामने नीलम की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने नीलम से वादा किया था। अगले दिन दिया ने ढूंढ करके 10 बच्चों की बात कर ली और 1000 हर बच्चे की फीस थी, तो सब ने अपने बच्चों को अगले महीने से भेजने का वादा कर लिया, क्योंकि एक तो फीस कम और फिर पास में ही कोचिंग। तो नीलम और दिया को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई बच्चों को ढूंढने में। दिया पूरी रात सो नहीं पाई, सुबह उठी तो उसकी आंखें थोड़े भारी भारी लग रही थी। उसने देखा नीलम सुबह सुबह किचन में उसके ले जाने के लिए टिफिन तैयार करने में जुटी थी। उसने फटाफट अपना काम खत्म कर दिया और अपना टिफिन लेकर के स्कूल की तरफ निकल गई। स्कूल जाने से पहले वह अपने बचपन की एक सहेली के घर गई जिसका नाम निधि था। निधि दिया को देखते ही बोली, अरे दिया आज इतनी जल्दी चली आई, अभी तो 9 बजे हैं यार, घर वालों ने निकाल दिया है क्या? निधि मजाक में बोली। लग तो ऐसे ही रहा है कि निकलना ही पड़ेगा, उस घर में मेरा दम घुटने लगा है यार, दिया ने मायूस और उदास होकर के कहा। निधि चौंक करके पलटी और बोली, क्या हुआ सुपरस्टार, ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? दिया द ग्रेट के किसी ने छेड़ दिया है क्या मेरी फुलझड़ी को? निधि दिया का मूड उखड़ा देख करके बोली, नहीं यार, किसकी मजाल है जो मुझे छेड़े? अच्छा छोड़ ये सब, मैं तेरे पास एक काम से आई हूँ, दिया ने कहा। हाय, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, सुपरस्टार को मुझसे काम पड़ गया, बोल किससे बात करवानी है? निधि दिया को छेड़ते हुए बोली, तुझे और कुछ नहीं सूझता, जब देखो यही सब बातें, रहने दे मैं खुद कर लूंगी, दिया भड़कते हुए बोली। अच्छा अच्छा बोल, तू नाराज मत हो मेरी फुलझड़ी, मैं तो तेरा मूड ठीक करने के लिए बोल रही थी, बता क्या काम है? निधि ने कहा। वो तेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है मुझे चाहिए, तेरे किसी काम का तो है नहीं, पड़ा ही है तो मुझे दे दे, दिया ने कहा। तो इसमें क्या पूछने वाली बात है, ले जा, वैसे भी तो एक कोने में पड़ा है, लेकिन करेगी क्या? तू तो वैसे ही स्कूल के सुपरस्टार है, अब क्या भारत की बनने वाली है? रहम कर दे हम सब पर थोड़ा, जब देखो मम्मी वैसे ही चिल्लाती रहती हैं कि दिया से सीखो, हर बार फर्स्ट आती है, अब कहाँ इरादा है, व्हाइट बोर्ड क्यों चाहिए? निधि ने कहा। कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे दे दो बस, और कुछ दिनों बाद मैं खुद वापस कर दूंगी जब अपना ले आऊंगी, दिया ने कहा। अरे पागल, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक रखना है रख ले, मेरे किसी काम का नहीं है, और वैसे भी कभी कभी तो हम गरीब लोगों को भी दिया द ग्रेट को हेल्प करने का मौका मिलता है, वरना हम ही को तेरी हेल्प लेनी होती है, टेंशन मत ले यार, निधि ने कहा। अच्छा चल नाश्ता करते हैं। नहीं, मैं खा करके आई हूँ, दिया ने कहा। अच्छा सच में? फिर बता क्या खाई है, निधि ने अचानक पूछा। दिया से जवाब देते ना बना, ओ मैं आलू के। बस बस रहने दे, अब ज्यादा नाटक मत कर, चल बैठ जा जल्दी, नहीं तो अभी खाएगी फिर मेरे हाथ का, निधि ने कहा। दिया चुपचाप निधि के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और फिर स्कूल चली गई। अगले कुछ दिन सब शांत रहा, लेकिन ना कुमकुम भाभी बदली और ना नीलम, और दिया के बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने अपनी पढ़ाई डबल कर दी, क्योंकि अगले महीने उसका एग्ज़ाम था और हर बार की तरह उसे इस बार भी टॉप आना था। नीलम की क्लास शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब नीलम ने क्लास शुरू किया तो एक छोटा सा पानीपत की लड़ाई हुई घर में, लेकिन अमित ने इस बार नीलम का साथ दिया और कुमकुम भाभी अकेले पड़ गई और युद्ध हार गई। स्टार्टिंग में मोहल्ले की ही 10 बच्चे थे। नीलम मन लगा करके पढ़ाती और बहुत ही अच्छे से समझाती। बच्चे बहुत खुश थे नीलम से,
क्योंकि नीलम जो भी पढ़ाती बच्चे बहुत अच्छे से समझते थे और फिर नीलम टॉपर भी थी, तो अच्छे से पता था कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। 1 महीने बाद नीलम ने टेस्ट लिया और सभी बच्चों के घर पर भिजवाया। सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रोग्रेस से संतुष्ट थे, सिवाय गुल्लू के पेरेंट्स के। गुल्लू गोल मटोल बहुत ही शरारती बच्चा था। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी जी नहीं लगता था। वह देखने में जितना क्यूट था उतना ही शैतान और खूब बातूनी भी था। जब उसका रिजल्ट उसके हाथों में आया तो उसने अपने मम्मी पापा को दिखाने की जगह अपने चाचू को, जिसका नाम क्षितिज था, उसको दिखाया। क्षितिज गुल्लू की सारी हरकत जानता था, इसी वजह से उसने रिजल्ट हाथ में लेते ही कहा, क्या है ये, क्या है ये गुल्लू? चाचू आप इस पर सिग्नेचर करके दे दीजिएगा। तो जा करके भैया से करवाओ, मुझसे क्यों कह रहे हो? क्षितिज ने कहा। अरे चाचू कर दो ना, कभी तो भतीजे के काम आ जाया करो, पापा अभी आए नहीं हैं। अब उसका रिजल्ट उसके हाथ में आया तो उसने अपने मम्मी पापा को दिखाने की जगह अपने चाचू को, तो भाभी से करवा लो, क्षितिज बोला। चाचू मम्मी काम कर रही हैं, आप ही करके दे दो, सिग्नेचर ही तो करनी है, कोई वसीयत नहीं लिखवा रहा हूँ, गुल्लू बोला। एक बात बता, तू आज मुझसे ही सिग्नेचर क्यों करवाना चाहता है? क्या है इसमें दिखा? और क्षितिज ने रिपोर्ट कार्ड देखते ही चौंक करके कहा, ये क्या है गुल्लू? चाचू ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, गुल्लू मुस्कुराता हुआ बोला। ओह थैंक यू बेटा, मुझे बता दिया तुमने, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्षितिज ने तंज कसा। लेकिन बेटे इसमें नंबर क्या है तेरे? अरे यार चाचू नंबर से क्या रखा है, आप भी ग्रेड के पीछे भागते हो। 3 इडियट में बाबा रणछोड़ दास ने कहा था कि बच्चा कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंट के पीछे भागो, कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। गुल्लू ने किसी बाबा की तरह आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठा करके कहा। ठीक है बेटा, अभी आने दे भैया को, उनसे कहना फिर पता चलेगा, क्षितिज ने कहा। अरे चाचू आपने तो सीरियस ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। कर दो ना यार, अगर पापा को पता चल गया तो फिर खामखा पिट जाऊंगा, गुल्लू ने रिक्वेस्ट किया। नहीं आजकल तू बहुत बिगड़ गया है, भैया को बताना ही पड़ेगा, तभी मजा आएगा। मैं इस रिपोर्ट कार्ड पर कोई साइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है चाचू, तुम भी कर लो फिर मेरे खिलाफ साजिश, अगर मजा आता है तुम लोगों को मुझे पिटवाने में तो यही सही, सह लूंगा, गुल्लू ने मुंह बना करके उदास स्वर में कहा। यूं कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल किया और उसका नुक्सा काम कर गया। क्षितिज सोचने लगा, अच्छा ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी मिस से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा, क्योंकि अगर साइन करने के बाद उन्होंने बुला लिया तो, क्षितिज ने कहा, तब की तब देखी जाएगी, अभी जो सामने है उसी मुसीबत को संभाल लो, गुल्लू ने कहा। बेटा गुल्लू इस बार तो मैं कर दे रहा हूँ, अगली बार अगर ऐसी रिपोर्ट आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे चाचू आप घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्षितिज ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद क्षितिज गुल्लू को लेकर के वह नीलम के पास पहुंचा। नीलम को आज देर हो रही थी क्योंकि उसको काम ज़्यादा था, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। नीलम कुर्सी पर बैठ गई और ठीक उसके सामने क्षितिज बैठ गया। जी सर, आपने गुल्लू का रिपोर्ट कार्ड देखा? नीलम ने पूछा। जी देखा, बहुत ही खराब है। ऐसा कैसे? अरे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है और बहुत शरारत करता है, सिर्फ बातें करना जानता है। मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ बस, नीलम ने कहा। जी बताइए क्या कर सकता हूँ, क्षितिज बोला। क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये मैं कर लूँगी, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि इसने अपना काम किया है कि नहीं किया है। गलत होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस किया होना चाहिए, प्लीज़ सर इतना फेवर कर दें, नीलम ने कहा। आपका नाम क्या है, क्षितिज ने पूछा। नीलम अचानक ऐसा सवाल सुन करके अचकचा गई और चुप हो गई। आप अपना नाम नहीं बताती हैं क्या किसी को, क्षितिज ने कहा। नीलम, नीलम नाम है मेरा। हाँ तो नीलम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गुल्लू की मैथ का बेस एकदम 0 है। सबसे पहले तो आप इसके बेसिक पर ध्यान दीजिए, बाकी रही बात इसके करने या ना करने की तो वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसका पर डे का होमवर्क
खुद मॉनिटर करूँगा कि इसने किया है या नहीं, और यह इंश्योर करूँगा कि यह अपना काम करके लाए। सर, हमारे क्लास में गुल्लू का ही रिजल्ट खराब आया है, बाकी ये देखिए। उसने एक फाइल निकाली और दिखाने लगी। बाकी सारे बच्चे इतने अच्छे से कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले महीने से इम्प्रूव कर लूँगी। नीलम ने सफाई सी। अरे नीलम जी, आप गिल्ट फील मत कीजिए, मुझे अच्छे से मालूम है मेरा बच्चा कैसे है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीलम के इस तरह से हड़बड़ाने पर क्षितिज ने कहा। क्षितिज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे नीलम के चेहरे में एक लाचारी और मन में एक दुख सा दिखा, और नीलम की आंखें इतनी सच्ची लगी कि उसको नीलम से एक अटैचमेंट सा हो रहा था। अगले कुछ दिन फिर सब कुछ सामान्य बीता। नीलम को बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पहले पढ़ना पड़ता था, और दिया भी जोर शोर से एग्जाम की तैयारी में व्यस्त थे, तो दोनों बहनें देर रात तक जाग करके पढ़ाई करती। एक दिन शाम को निधि दिया के घर आई। दोनों का घर पास में था, और निधि दिया की बचपन की सहेली थी, इसलिए नीलम भी निधि को पहचानती थी। दिया, ओ दिया, ओ चिल्लाई, अरे निधि, तुम आज कैसे? नीलम मुस्कुराते हुए बोली। दी कहाँ है सुपरस्टार? आजकल महारानी के भाव नहीं मिल रहे हैं, 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी हैं। मैंने सोचा कि देख आऊं, सब ठीक ठाक है? निधि बोली। हाँ, सब ठीक है, आजकल एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसलिए शायद नहीं मिल पाई होगी। कमरे में है, तुम आ जाओ, मिल लो, नीलम बोली। निधि चुपचाप कमरे में पहुंची। दिया कमरे में एक छोटे से टेबल पर बुक और हाथ में कॉपी पेन ले करके कुछ लिख रही थी। निधि चुपचाप पीछे से जा करके दिया की दोनों आंखें बंद कर लेती है। दिया अचकचा गई और जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने ढके हुए आंखों पर रख दिया, और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निधि, तुम यहाँ कैसे? निधि ने झट से अपना हाथ हटा लिया और सामने आ गई। क्या यार सुपरस्टार, कितना पढ़ेगी? एक तो वैसे ही तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी वजह से मम्मी हर पल मुझे सुनाती रहती हैं, दिया ऐसी है, दिया वैसी है। क्या इरादा है? फटाफट तैयार हो जा, चलना है अभी तुझे, निधि ने कहा। कहाँ जा रही हो निधि? तू ज्यादा इन सब पर चक्करों में मत पड़, बस रेडी हो जा, हमें तुरंत चलना है, निधि बोली। नहीं यार, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना है, दिया ने कहा। ओ मैडम, सुपरस्टार बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड दिखाओ। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि चलना है या नहीं, ले जाने आई हूँ, निधि ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है और कितना समय लगेगा? दिया ने कहा। तू तैयार हो जा ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? निधि जोर से गुर्राई। तभी नीलम चाय और नमकीन लेकर के आ गई। अरे दी, क्या जरूरत थी यह सब करने की? हम बस निकल रहे हैं, निधि बोली। कहाँ जा रहे हो दोनों? नीलम ने ऐसे ही पूछ लिया। कहीं नहीं दी, ऐसे ही। इन मैडम को तो पढ़ने के आगे कुछ दिखता ही नहीं। आज मेरा बर्थडे है और ना इन्होंने विश किया, ना मैंने सोचा अपनी खुद ही याद करवा देती हूँ, तो एक छोटी सी पार्टी है घर पर, वहीं ले जा रही हूँ इनको, निधि बोली। ओ सो सॉरी निधि, सच में मैं भूल गई थी यार, सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दे। हैप्पी बर्थडे माई लवली भुक्खड़। दिया ने निधि को गले से लगा लिया और बोली। वह सच में बहुत ही फील कर रही थी, क्योंकि निधि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे उसे याद नहीं रहा, उसे ग्लानि हो रही थी। हैप्पी बर्थडे निधि, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश और स्वस्थ रखे। नीलम ने निधि के गाल पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। थैंक यू दी, निधि बोली। अच्छा, तुम दोनों चाय पियो और बातें करो, मुझे काम है। और नीलम चली गई। निधि, तू अब तक चाय पी? बस मैं 10 मिनट में आई, दिया अपने किताबों को समेटती हुई बोली, और वह बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वह निकली और उसने फटाफट कपड़े बदले और जल्द से जल्द तैयार हो गई। एक बात बता, अगर मुझे नहीं याद था तो तू मुझे बता नहीं सकती थी साली? कम से कम मैं अच्छे से तैयार तो हो जाती। अब जल्दी जल्दी से पता नहीं क्या होगा, दिया बोली। अरे एक ही चीज़ तो है जिसमें मैं नंबर 1 हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से मेकअप करती हूँ, और तू पढ़ाई में भी नंबर 1 है, खेल में भी नंबर 1 है, और दिमाग में भी नंबर 1। कुछ तो मेरे लिए छोड़ दे। और मुझे पता है कि अगर तुझे जरा सी ढील दूँ तो फिर तू सर पर चढ़ कर के नाचेगी।
मेरा यह नंबर 1 का ताज भी चला जाएगा। निधि ने कहा, नहीं यार, तेरा ताज तुझे ही मुबारक हो, लेकिन अगर तेरे इस नंबर 1 के चक्कर में कोई भी मुझ पे हंसा तो तू तो गई समझ ले। आज बोलूंगी नहीं तुझसे, क्योंकि आज तेरा बर्थडे है, क्योंकि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। दिया ने धमकी दी। हे भगवान, अच्छा आ मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ, नहीं तो अगर कुछ बिगड़ गया तेरे से तो मेरी खैर नहीं होगी। निधि बोली और अगले ही पल दिया मुस्कुराती हुई आई और निधि के पास बैठ गई। देखो कैसे महारानी की तरह आकर के बैठ गई। साला मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे गर्ल हूँ और मैं यहाँ बैठ कर के इनके बाल बना रही हूँ और मैडम के मेकअप कर रही हूँ। हद है यार, कोई कदर ही नहीं है। निधि बोली और दिया मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद दिया तैयार हो गई और वो बहुत सुंदर लग रही थी और निधि के हाथों से मेकअप करवाने के बाद उसका चेहरा और भी दमक रहा था। दिया निधि के पास आई और बोली, दीदी जा रही हूँ। नीलम ने दिया को देखा और देखते ही रह गई। उसने निधि से कहा, निधि तुम तो सच में कमाल की मेकअप करती हो, बहुत सुंदर लग रही है दिया। थैंक यू दी। निधि बोली, अच्छा दिया, भैया आ गए हैं, जा करके उनको बोल दो। नीलम ने कहा। दिया ने बुरा सा मुंह बनाया। दिया बात को समझो, वो हमारे घर के गार्जियन हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। दिया ना चाहते हुए भैया के कमरे की तरफ बढ़ी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।